गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आर्यमा ज्ञान संबोधि में आप सभी का स्वागत है। आज की इस ज्ञान संबोधि में हम आदिकाल की राजनीतिक परिस्थितियों पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है, आदिकाल की राजनीतिक परिस्थितियां काफ़ी अराजक भरी थी। देश में काफ़ी अफरा तफरी का माहौल था, कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी और केंद्रीय सत्ता ना होने की वजह से छोटे छोटे राजाओं ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था और देश में सामंती माहौल था और सामंती माहौल भी आपस में वैर भाव से भरा हुआ था। तो कुछ बिंदु मैंने तैयार किए हैं, इन बिंदुओं पर ही हम अपनी चर्चा को केंद्रित रखेंगे। अति महत्वपूर्ण बिंदु हैं आदिकाल की राजनीतिक परिस्थितियों से संबंधित। पहला बिंदु है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का समय संवत 1050 से संवत 1375 तक निर्धारित किया है। कुछ अन्य विद्वान सन 700 ईस्वी से लेकर के 1400 ईस्वी तक के समय को आदिकाल का काल निर्धारण कहते हैं। यह अवधि लगभग 700 वर्षों की है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि काल निर्धारण किसी ने भी किया हो, चाहे रामचंद्र शुक्ल ने किया हो, चाहे राम कुमार वर्मा ने किया हो, चाहे ग्रियर्सन ने किया हो, कहीं ना कहीं इस काल की जो समय अवधि है वो 700 वर्ष के आसपास ठहरती है। तो इन 700 वर्षों में काफ़ी राजनीतिक उथल पुथल रही। आदिकाल की राजनीतिक परिस्थितियों में काफ़ी अराजकता पैदा हुई। मुस्लिम आक्रमणकारियों ने भारत पर आक्रमण किए। कहीं उसमें मोहम्मद बिन कासिम था, कहीं उसमें महमूद गजनवी था, कहीं उसमें मोहम्मद गौरी था। हर्षवर्धन की मृत्यु से उत्तर भारत में जो है केंद्रीय सत्ता बिखर गई और छोटे छोटे राजाओं ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। इनसे सारे देश के अंदर अराजकता का माहौल हो गया, युद्ध की आक्रमणकारी स्थितियां पैदा हो गई। राजनीतिक दृष्टि से यह युग अव्यवस्था, अराजकता, गृह कलह तथा पराजय का युग था। एक और विदेशी आक्रमणकारियों का प्रवाह जारी था, दूसरी ओर भारतीय सामंत परस्पर वैमनस्य का शिकार थे, क्योंकि केंद्रीय सत्ता ना होने की वजह से सभी जो छोटे छोटे राजा थे केंद्रीय सत्ता के अधीन, उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था और वे पड़ोसी राजा से काफ़ी वैर भाव रखते थे। इसी वैर भाव का लाभ उठा करके मुस्लिम आक्रमणकारियों ने भारत पर आक्रमण किए और यहाँ खूब लूटपाट मचाई। 647 ईस्वी में सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु से उत्तरी भारत में केंद्रीय सत्ता समाप्त हो गई। हर्षवर्धन के समय भारत पूर्णतः संगठित था। जैसा कि आपको मालूम है, 606 ईस्वी में हर्षवर्धन ने हरियाणा के कुरुक्षेत्र में थानेश्वर नामक स्थान पर वर्धन साम्राज्य की नींव रखी थी, वर्धन साम्राज्य स्थापित किया था। उसने 606 से लेकर के 647 ईस्वी तक लगभग 41 वर्षों तक सफलतापूर्वक शासन किया। वह शक्तिशाली शासक था, केंद्रीय सत्ता का काम करता था। उसने उत्तर भारत को जोड़े रखा और दक्षिण तक उसका प्रभाव था। सारे देश को उसने संगठित करके रखा, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। उसकी मृत्यु के बाद जो है वर्धन साम्राज्य नष्ट हो गया, एक प्रकार से केंद्रीय सत्ता बिखर गई और छोटे छोटे राजाओं ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। तो इसी केंद्रीय सत्ता के अभाव में जो है सारे देश में अराजकता पैदा हो गई। केंद्रीय सत्ता के अभाव में पूरा भारत खंड खंड राज्यों में विभक्त हो गया। इधर अरब में नवोदित इस्लाम धर्म ने दूर दूर तक प्रचार और प्रसार के प्रयत्न आरंभ कर दिए। अरब के अंदर जो है एक नया धर्म शुरू हुआ जिसे हम इस्लाम कहते हैं और इस्लाम के संस्थापक थे मोहम्मद पैगंबर साहब। तो जब ये नया धर्म अरब में शुरू हुआ तो वहाँ जितने भी शक्तिशाली शासक थे उनको लगा कि हमें इस्लाम का प्रचार करना चाहिए। तो इस्लाम के प्रचार के लिए उनको सबसे मौफिक जगह जो है, सबसे उपयुक्त जगह भारत लगी, क्योंकि भारत में केंद्रीय सत्ता का अभाव था। उन्होंने भारत पर आक्रमण किए। इस्लाम के प्रचार के साथ साथ उन्होंने भारत में लूटपाट मचाई। आपने महमूद गजनवी का नाम सुना है। महमूद गजनवी ने 17 बार भारत पर आक्रमण किया। 16 बार उसने अकेले पश्चिमी सीमा पर आक्रमण किया। उससे पहले मोहम्मद बिन कासिम पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था जो एक अरब था, उसने भारत पर आक्रमण किया। मोहम्मद गौरी का नाम आपने सुना है, उसने दिल्ली पर बहुत सारे आक्रमण किए। तो इस प्रकार से आक्रमणों की एक कड़ी चल पड़ी भारत में और इसने जो है केंद्रीय सत्ता के अभाव के कारण जो है सारे देश पर कब्जा करने का काम किया। 10वीं शताब्दी में गजनी के राज्य पर महमूद गजनवी बैठा। गजनी मध्य एशिया में एक जगह है, अफगानिस्तान से आगे, वहाँ पर जो है महमूद गजनवी गद्दी पर बैठा। उसने भारत पर अनेक आक्रमण किए। वह पंजाब, कांगड़ा, मथुरा, कन्नौज, ग्वालियर को लूटकर गजनी पहुंचा। बाद में उसने गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर अनेक आक्रमण किए, धन लूटा और 16 बार उसने भारत की पश्चिमी सीमा पर ही आक्रमण किया। महमूद गजनवी का उद्देश्य भारत पर शासन करना नहीं था, वह केवल एक लुटेरे की भांति भारत में आया था। उसने पश्चिमी सीमा पर 16 आक्रमण किए और गुजरात के
सौराष्ट्र में जो है, सौराष्ट्र गुजरात को ही कहते हैं, उसने वहाँ जो है ऐसा माना जाता है सोमनाथ मंदिरों पर बहुत आक्रमण किए। बहुत सारे आक्रमणों से जो है उसने सोमनाथ मंदिर में जो भी धन संपदा थी, सोना चांदी था, उसको सबको लूट करके वो गजनी ले गया। और ऐसा भी माना जाता है कि उसने सोमनाथ जी की मूर्ति को भी उखाड़ करके वो ले गया था, क्योंकि उसको पता था कि भारत में केंद्रीय सत्ता नहीं है, ये देश संगठित नहीं है, राजा आपस में लड़ते रहते हैं, तो इसका लाभ उठा करके बहुत बार उसने आक्रमण किए और यहाँ की धन संपदा को अपने साथ ले जा करके उसने अपना साम्राज्य फैलाया। उसके बाद यदि हम बात करते हैं तो 11वीं 12वीं शताब्दी में दिल्ली में तोमर, अजमेर में चौहान और कन्नौज में गहड़ वालों के शक्तिशाली राजपूत राज्य थे, परंतु इनमें आपस में किसी भी प्रकार की एकता नहीं थी। यदि राजपूतों में एकता होती या आपस में वैर भाव का शिकार नहीं होते तो कोई भी मुस्लिम आक्रमणकारी भारत पर आक्रमण नहीं कर सकता था। ये बड़े शक्तिशाली शासक थे, लेकिन इनकी आपसी फूट ने जो है मुस्लिम आक्रमणकारियों को, विदेशी आक्रमणकारियों को भारत पर आक्रमण करने के लिए प्रोत्साहित किया। यदि आपको मालूम हो तो पृथ्वीराज चौहान को मरवाने में उसी के मुंह बोले भाई जयचंद का हाथ था। उसी ने मोहम्मद गौरी की सहायता की थी, जिससे पृथ्वीराज चौहान पकड़ा गया और बाद में मोहम्मद गौरी ने उसका वध कर दिया। तो कहने का तात्पर्य यह है, केंद्रीय सत्ता के अभाव और आपसी वैर भाव के कारण ही आदिकाल की राजनीतिक परिस्थितियां काफी अराजक भरी थी। जनसाधारण राजाओं के युद्धों में अधिक रुचि नहीं लेते थे, क्योंकि तत्कालीन शासक जनता से कटे हुए थे, तत्कालीन शासक जनता से जुड़े हुए नहीं थे। इसलिए जनसाधारण कोई भी विदेशी आक्रमण होता था उसमें कोई रुचि नहीं लेते थे, क्योंकि उनको लगता था तो राजा पर आक्रमण हुआ है, उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं, क्योंकि राजा भी आम जनता को कुछ नहीं समझता था। तो उस समय की आम जनता भी कहीं ना कहीं आक्रोशित थी, दुखी थी राजाओं से, और इसी दुख और ने जो है आदिकालीन समाज में अराजकता का माहौल पैदा कर दिया था। तो 12वीं शताब्दी में भारत पर मंगोलों के आक्रमण हुए। गजनी में तुर्कों को हराकर मोहम्मद गौरी गद्दी पर बैठा। जैसा कि आपको पता है मंगोलों के आक्रमण भी काफ़ी प्रसिद्ध हैं। मंगोलों के डर से ही चाइना ने जो है चीन की दीवार बनाई थी। उन्हीं मंगोलों ने भारत पर भी आक्रमण किए थे, और एक बड़ा प्रसिद्ध मंगोल लुटेरा था जिसको हम चंगेज खान के नाम से जानते हैं। तो मंगोल एक बर्बर जाति थी और कबीलियाई जाति थी, और मध्य एशिया के मरुस्थलों में रहते थे। इनका उद्देश्य ही होता था आसपास के समृद्ध देशों पर आक्रमण करो और वहां से धन संपदा लूट करके अपने आप को समृद्ध करो। तो मंगोलों के आक्रमणों के साथ साथ जो है मोहम्मद गौरी ने भी भारत पर आक्रमण किया, और मोहम्मद गौरी ने दिल्ली पर अनेक आक्रमण किए और कन्नौज के राजा जयचंद की सहायता से दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान को हराया, और बाद में उसने जो है उसका वध कर दिया। आपने इतिहास में पढ़ा होगा तराइन की 2 लड़ाइयाँ हुई थी, 1191 में और 1192 में। तराइन जो है अपने हरियाणा में ही है, करनाल में स्थान है तराइन। तो वहाँ पर जो है तराइन की पहली लड़ाई हुई थी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था। तराइन की दूसरी लड़ाई भी जो है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुई थी। इसमें मोहम्मद गौरी ने जयचंद की सहायता से धोखे से पृथ्वीराज चौहान को कैद कर लिया था और उसको गजनी अपने साथ ले गया था, और बाद में उसने उसकी हत्या कर दी थी। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि अराजक परिस्थितियां ही इस कारण से पैदा हुई क्योंकि उस समय के जो राजा थे उनमें आपसी वैर भाव था, उनमें किसी भी प्रकार से एकता नहीं थी। इसी का लाभ उठा करके विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत को अपना टारगेट बनाया और यहाँ पर आक्रमण करके भयंकर लूटपाट मचाई। गौरी ने बाद में जयचंद को मारकर दिल्ली पर मुस्लिम सत्ता स्थापित की और ऐबक को अपना प्रतिनिधि बनाया। ऐबक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने बाद में दिल्ली के अंदर स्लेव डायनेस्टी की स्थापना की थी, दास वंश की स्थापना की थी, जिसने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू किया था। ये वही कुतुबुद्दीन ऐबक है, वो मोहम्मद गौरी का दास था। तो इसलिए उसने जो है मोहम्मद गौरी उसको भारत में अपना प्रतिनिधि बनाकर और बाद में उसने दास वंश की स्थापना की। ये वो समय था जब आदिकाल की राजनीतिक परिस्थितियां धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। ये 12वीं शताब्दी की बात है। उसके बाद आप देखिए गौरी उस समय के स्थानीय हिंदू राजाओं में वीरता थी, परंतु अपने पड़ोसी राजा से वैर भाव के कारण उनकी राष्ट्रीय सोच संकुचित हो गई थी। उस समय के हिंदू राजा काफी शक्तिशाली थे, उनमें वीरता का भाव नहीं था, लेकिन आपसी वैर भाव था। उस आपसी वैर भाव के कारण एक राजा दूसरे राजा का साथ नहीं देता था। जब अगर सारे राजा संगठित होकर के अगर किसी आक्रमणकारी का सामना करते तो भारत में कोई भी आक्रमणकारी लंबे समय तक टिक नहीं सकता था। उनके आपसी वैर भाव का लाभ उठा करके ही इन आक्रमणकारियों ने भारत पर कब्जा किया, इन आक्रांताओं ने भारत में लूटपाट मचाई और इतने लंबे समय तक भारत पर शासन किया। उस समय सामंतवाद का बोलबाला था। ये छोटे छोटे राजा अपने दरबारों में ही मस्त रहते थे और इनके आश्रित कवि चारण भाट इनका अतिशोक्तिपूर्ण गुणगान किया करते थे।
मैंने आपको बताया था कि हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद केंद्रीय सत्ता बिखर गई थी, देश में केंद्रीय सत्ता का अभाव हो गया था और जो उस केंद्रीय सत्ता के अधीन छोटे छोटे राजा थे उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया और अपने अपने राज्य में ही वे मस्त रहने लगे। उनको राष्ट्रीयता से कोई लेना देना नहीं था। उनके अर्थ में राष्ट्रीयता का अर्थ था कि 20-25 गांवों पर अगर आप शासन कर रहे हैं, 20-25 गांव अगर आपके सामंतवाद के अंतर्गत आते हैं, आपके सामंती एरिया में आते हैं, तो आप समर्थ हो, आप शक्तिशाली राजा हो। उनको राष्ट्रीयता का अर्थ नहीं पता था, तभी तो ये देश में ऐसा बिखराव पैदा हुआ, तभी तो आक्रमणकारी भारत पर आक्रमण कर सके। राजनीतिक परिस्थितियों के आधार पर कहा जा सकता है कि 8वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक का यह काल खंड युद्ध संघर्ष व अशांति से ग्रस्त रहा। जैसा कि मैंने आपको बताया, लगभग 700 वर्षों का जो यह समय था, यह कहीं ना कहीं युद्ध, संघर्ष और अशांति का समय था, क्योंकि देश पर बहुत सारे आक्रमण हुए थे, केंद्रीय सत्ता नहीं थी, आपसी राजा जो है फूट का शिकार थे, एक राजा दूसरे राजा से द्वेष रखता था, आपस में किसी भी प्रकार की एकता नहीं थी, आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे, सामाजिक व्यवस्था खराब थी, आम जन दुखी था, राजा को आम जन से कोई लेना देना नहीं था, वो केवल अपने राज्य वैभव से ही मतलब रखता था और उसके जो दरबार के अंदर चारण भाट होते थे वो उसका अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन करके उसको और उसके अहंकार को बढ़ाते रहते थे, जिससे वो जनसाधारण के बारे में सोच नहीं पाता था। इसी कारण अराजकता चारों तरफ व्याप्त थी। अराजकता, गृह कलह, विद्रोह एवं युद्ध के इस वातावरण में आदिकालीन कवियों ने एक ओर तो तलवार के गीत गाए तो दूसरी ओर आध्यात्मिकता की प्रवृत्ति के कारण हठयोग, उपदेश वृत्ति और आध्यात्मिकता की भी बातें कही। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसा मैंने बताया कि आदिकाल में युद्धों का सजीव वर्णन किया गया है आदिकालीन कवियों के द्वारा। तो आदिकाल जो है युद्ध की परिस्थिति में जी रहा था। उस समय की राजनीतिक परिस्थितियां जो है चारों तरफ से युद्ध से घिरी हुई थी, विषमता का माहौल था, अराजकता का माहौल था। तो उस काल के कवियों ने एक और जहां तलवार का वर्णन किया, जैसे आपने पृथ्वीराज चौहान का नाम सुना है, तो जो उनके राज कवि थे चंद्रबरदाई, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखा है, वो स्वयं एक योद्धा भी थे, कवि के साथ साथ वो तलवार भी चलाना जानते थे, वो पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध में भी जाते थे, ऐसे ही अन्य कवि भी थे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आदिकाल के कवियों ने जहां एक तरफ तलवार का वर्णन किया, वहां कहीं ना कहीं ये आध्यात्मिक से भी प्रभावित था। आदिकाल में हठ योग का वर्णन मिलता है। उस समय गुरु गोरखनाथ जी हुए, गोरखनाथ जी का बड़ा नाम है हठ योगियों में। उन्होंने जो है वो बड़े सिद्ध पुरुष थे, तो उस समय जो है उनका एक हठ योग भी समाज में प्रचलित था। लोग साधु संतों में यकीन करते थे। उस समय जैसा जैन साहित्य आपने देखा है, उस समय सिद्ध साहित्य हमारे देश में था, उस समय नाथ साहित्य हमारे जो है आदिकाल में लिखा जा रहा था। तो कहीं ना कहीं इस अराजकता के साथ साथ हमारा जो है कवि कहीं ना कहीं अध्यात्म से भी जुड़ा हुआ था। उस समय ऐसी बात नहीं है, आध्यात्मिक चेतना खत्म नहीं थी। आध्यात्मिक चेतना में हमारा देश सदियों से ही, राजनीतिक परिस्थितियां चाहे कितनी खराब रही हो, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से हम हमेशा ही दुनिया के अंदर सबसे सर्वोच्च रहे हैं। तो आदिकाल की परिस्थितियां भले ही कितनी अराजक थी, भले ही कितनी अव्यवस्थित थी, लेकिन कहीं ना कहीं उस समय के हठ योगियों ने, कहीं ना कहीं उस समय के जैन साधुओं ने, कहीं ना कहीं उस समय के नाथपंथियों ने आम जनता की आध्यात्मिक चेतना को जगाया और उन्हें इस युद्ध के माहौल में भी उनको कहीं ना कहीं शांति प्रदान करने का महान कार्य किया। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि आदिकाल की ये राजनीतिक परिस्थितियां कहीं ना कहीं अराजकता से भरी थी, कहीं ना कहीं अव्यवस्था से भरी थी, कहीं ना कहीं युद्धों से भरी थी, कहीं ना कहीं आक्रमणों से भरी थी, कहीं ना कहीं जो है राजाओं में बिखराव था, कहीं ना कहीं फूट का शिकार थे, केंद्रीय सत्ता का अभाव था। तो ये प्रमुख कारण थे आदिकाल की राजनीतिक व्यवस्था के, जिन्होंने इस काल को कहीं ना कहीं प्रभावित किया। इस अराजकता ने कवि को भी प्रभावित किया, इस कलह के वातावरण ने कहीं ना कहीं उस काल के लेखक को भी प्रभावित किया, जो उस काल के साहित्य में स्पष्ट देखने को मिलता है। तो मैं समझता हूँ इन बिंदुओं के माध्यम से मैंने आपको जो आदिकाल की राजनीतिक परिस्थितियाँ समझाने का प्रयास किया, आपको आसानी से समझ में आई होंगी। अगले किसी लेक्चर में फिर आपसे आदिकाल की किसी अन्य परिस्थिति को लेकर के रूबरू होता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।